हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपका जो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट है वो कैसे होता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती है। तो जब कभी आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करने बोलेंगे तो उसमें क्या क्या लिखोगे और क्या क्या रिकॉर्ड करोगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम फर्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं फाइनल अकाउंट का, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो उसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है ये थोड़ा सा समझ लेंगे आज। ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं गया आपके तो भी चलेगा, हाँ, बट बेसिक बातें याद रखो कि कैसे फॉर्मेट ड्रॉ करना है, कैसे लिखना है और कैसे स्पेस छोड़ना है, कैसे प्रॉब्लम को रीड करना है, ये सारी चीज़ें याद रखो। तो मान लो फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बोर्ड के आ गया और आपको ये सॉल्व करना है। तो पेज नंबर आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा बोर्ड का, तो उसमें पेज नंबर 48 प्रॉब्लम नंबर 10, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम मिल रहा हूँ पहले, क्योंकि फर्स्ट वाला प्रॉब्लम जब देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको समझेगा नहीं इतना हार्ड वाला प्रॉब्लम। तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम अभी नहीं करेंगे, 10th वाला प्रॉब्लम करेंगे। तो देखो जब भी अभी मान लो कि एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम आ गया आपको, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है ये देखो, अभी इसमें क्या बोला है क्या नहीं पहले रीड करना है। तो पेज नंबर 48 निकाल लो आपके टेक्स्ट बुक का और जो रीड कर रहा हो वो देख लो क्या बोला है। देखो, from the following trial balance of Riddhi and Siddhi, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date after considering the additional information given below। मतलब क्या बोला है इसमें, तो आपको यहाँ पे बोला है इन्होंने कि जो भी आप रिद्धि एंड सिद्धि के बुक में, मतलब रिद्धि एंड सिद्धि दो पार्टनर्स है उनके, इसमें आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। ट्रेडिंग अकाउंट कभी का बनाना है, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, एंड बैलेंस शीट कब की बनानी है, उसी डेट की, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखो जब भी प्रॉब्लम पढ़ोगे और क्या प्रिपेयर करने बोला है ये आपको समझ जाएगा, तो उस हिसाब से आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे पेज नंबर मेंशन किया है 48 प्रॉब्लम नंबर 10। अभी बस आपको क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में आपको बोला था, तो रिद्धि एंड सिद्धि। तो हेडिंग दोगे इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि, वहाँ पे गिवन है रिद्धि एंड सिद्धि, मैं मन से नाम नहीं ले रहा हूँ। तो वहाँ पे जो पार्टनर है उनका आपको क्या लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। तो इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि क्या करोगे, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाना सीख लो। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही पेज पे, जब एग्जाम में आएगा तो बोर्ड में आपको याद रखना है, फ्रंट के दो पेज लेना है, एक पेज पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फ्रंट वाले पेज पे बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये कहाँ से लिखा सर, तो कुछ नहीं इसमें दिया होता है, देखो प्रिपेयर के आगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, तो वही लिखना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और आगे क्या बोला, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, तो आपको फ्रंट वाले पेज पे बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, मतलब कौन सी डेट, 31 मार्च 2019 के। और आपको कॉलम ड्रॉ करना है, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे कॉलम आएगा और यहाँ पे लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। तो फॉर्मेट कैसे ड्रॉ किया है ये देख लो, समझ लो, आपको रटना नहीं है प्रॉब्लम फॉर्मेट। आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करना है सर, प्रॉब्लम तो पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट गिवन होता है, तो पहले एडजस्टमेंट्स को रीड कर लो और एडजस्टमेंट्स में जो एडजस्टमेंट आपको बोला है उसको टिक आउट कर लो। सबसे पहला स्टेप, प्रॉब्लम को रीड करना है, एडजस्टमेंट को रीड करना है और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टेक आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक आपको बोल रहा है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक पे कभी भी टिक आउट नहीं आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट डायरेक्ट होते हैं। दो इफेक्ट कौन से वो मैं बता दूंगा, बट पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, उस पर टिक आउट नहीं होगा। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोला है, देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200। इसका मतलब आपको आउटस्टैंडिंग बोला। अभी सर आउटस्टैंडिंग क्या होता है नहीं पता है, टेंशन मतलब वो समझा दूंगा, बट एडजस्टमेंट किसके ऊपर है वो समझो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस है वो आउटस्टैंडिंग हो गए, कौन से, वेजेस हो गया और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो वेजेस 700 रुपये और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200। तो आपको क्या करना है, आपको ये ट्रायल बैलेंस में जहाँ पे भी वेजेस दिखेगा और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखेंगे उसको क्या करना है, टिक आउट करना है। तो देखो परचेस के नीचे वेजेस है तो उसको एक टिक आउट कर लो, ठीक है। और उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे दिख रहा है आपको, सेकंड लास्ट है, तो उस पर टिक आउट कर लो। तो क्या कर रहे हो सर आप, कुछ नहीं कर रहे हो, अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व करने स्टार्ट भी नहीं किया है, बस ये कर रहा हो प्रॉब्लम को रीड करो,
एडजस्टमेंट्स पहले पढ़ो और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टिक आउट करो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक पे टिक आउट नहीं होगा। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। मतलब आपको डेप्रिसिएट करने बोला है, क्या होता है डेप्रिसिएट क्या नहीं वो सब समझेंगे, टेंशन मत ले बेटा। हाँ बट डेप्रिसिएट क्या हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग 10% से एंड फर्नीचर 5% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर इसमें आपको ढूंढना है और टिक आउट करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे मैं टिक आउट करके लेता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों एक के नीचे एक है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, क्या होता है इसका मीनिंग क्या नहीं वो विथ एग्जांपल्स हम समझाऊंगा, टेंशन ले मत, बस एडजस्टमेंट किसके ऊपर है ये ध्यान दे। इंश्योरेंस आपका पेड इन एडवांस, मतलब आपने इंश्योरेंस ऑलरेडी पेड किया है, अब ये इसका क्या करना है सर, कौन सा इफेक्ट आएगा क्या, वो सब बाद में देखेंगे, बट अब भी तो एडजस्टमेंट रीड कर और टिक आउट करते जा। तो इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस कहाँ पे वो ढूंढना है और उसके ऊपर टिक आउट करना है। तो मैं कैश इन हैंड के नीचे इंश्योरेंस है तो उसको टिक आउट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला एडजस्टमेंट है उस पर टिक आउट नहीं होगा, वो एडजस्टमेंट अलग है, वो मैं आपको समझा दूंगा, बट बेसिक समझो, प्रॉब्लम रीड करो, प्रॉब्लम में जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको टिक आउट करो, ठीक है। अभी याद रखो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते टाइम पहले ट्रायल बैलेंस सॉल्व करेंगे और फिर एडजस्टमेंट। बहुत सारे क्लास में सिखाते हैं, कॉलेज में सिखाते हैं, एडजस्टमेंट के साथ साथ पोस्टिंग चलता है, बट उसमें क्या हो जाता है एडजस्टमेंट के नाद में हम क्या कर जाते हैं, कैलकुलेशन के और एडजस्टमेंट के नाद में हम पोस्टिंग भूल जाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हम पहले पोस्टिंग करेंगे फिर एडजस्टमेंट के इफेक्ट देंगे। अभी जब प्रॉब्लम करोगे तो दो बातें याद रखो, जो ट्रायल बैलेंस होता है, ये जो ट्रायल बैलेंस है उसका एक इफेक्ट होता है, उसका कितना इफेक्ट होता है, ओनली वन इफेक्ट। और जो नीचे एडजस्टमेंट्स दिए हैं नीचे, तो उसके कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, मिनिमम टू इफेक्ट, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, मतलब आपको एक जगह पे लिखना है और एडजस्टमेंट दो जगह पे लिखनी है, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखने के बाद आगे एक पॉइंट रखो, शुभम सर ने बोला था कि जब भी ये फॉर्मेट ड्रॉ करोगे तो हमेशा याद रखो ट्रेडिंग अकाउंट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक। मतलब क्या, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हमेशा क्या लिखते हैं स्टार्टिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक। आएगा नहीं आएगा तब देख लेंगे, बट हाँ याद रखो फॉर्मेट ड्रॉ हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक एंड लायबिलिटी इज़ ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल। हाँ बट कैपिटल में अभी एक के नहीं दो जन के कैपिटल है, क्यों, क्योंकि दो पार्टनर है, दो पार्टनर मिल के बिजनेस में क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक है रिद्धि आपकी, ठीक है, आपकी नहीं है बट सॉरी, आपकी नहीं, रिद्धि पार्टनर है और सिद्धि सेकंड पार्टनर है, सिद्धि, ठीक है। तो ये कैपिटल आपको लिखना है, जब आएगा तब लिखेंगे, बट याद रखो फॉर्मेट जब भी ड्रॉ करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑलवेज स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल, ठीक है। अभी सर ये टिक आउट क्यों किया है वो बाद में सब समझेगा, अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करते हैं। एक ही इफेक्ट याद रखना, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट है, एडजस्टमेंट के दो। तो सबसे पहला आता है स्टॉक, तो याद रखो जो भी स्टॉक है, डेट भी दिया उन्होंने 1 अप्रैल, कभी कभी नहीं देते, तो 1 अप्रैल मतलब हमारा स्टार्टिंग का स्टॉक, स्टार्टिंग का स्टॉक मतलब ओपनिंग वाला स्टॉक। तो जब ट्रायल बैलेंस में जो भी स्टॉक आएगा इट इज़ कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक एंड एडजस्टमेंट में जो भी स्टॉक आएगा इट इज़ कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी ये यहाँ पे जो स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक है, और मैंने अभी बोला था ओपनिंग स्टॉक कहाँ स्टार्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक 48,000 आउटर कॉलम लिख दो। आउटर में क्यों लिखा सर, क्योंकि जिसके ऊपर टिक आउट नहीं उसको सीधा आउटर कॉलम, और जिसके ऊपर टिक आउट है उसको इनर लिखना है, तो वो समझ जाएगा आपको। पहले देख लो मैंने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखा, सीधा आउटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ओपनिंग स्टॉक के बाद वहाँ पे उन्होंने बोला है कैपिटल की अमाउंट बोली है, सॉरी थोड़ा सा ब्लर होगा आप एडजस्ट कर लेना। हाँ कैपिटल रिद्धि का बोला है 50 और सिद्धि का बोला है 30,000, राइट। तो मैंने अभी बोला है लायबिलिटीज ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल, और कैपिटल उन्होंने दिया है कि रिद्धि कितना है 50,000, तो कैपिटल हमेशा इनर में लिखो। आप बोलोगे सर अभी इस पर टिक आउट नहीं है तो इसको क्यों इनर में लिख लिया, तो याद रखो इसमें कैपिटल में प्रॉफिट्स वगैरह ऐड होते हैं, तो इसकी वजह से आपको ये क्या करना है, यहाँ पे इनर में लिखना है, ठीक है।
ना उसके बाद कैपिटल, कैपिटल के बाद जो आया यहाँ पे वो है परचेस। और यहाँ पे याद रखना परचेस हमेशा क्या होता है, तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कहाँ पे परचेस करते हो आप, मतलब फैक्ट्री के अंदर होता है या ऑफिस के अंदर होता है? तो याद रखना जो भी खर्चा आपको मैंने बोला था ऑफिस के अंदर आएगा या शोरूम के अंदर या आफ्टर प्रोडक्शन जो भी खर्चा आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। और जो भी खर्चा आपको फैक्ट्री के अंदर, परचेस के अंदर, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड होगा तो वो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, अभी रॉ मटेरियल कहाँ पे लगते हैं? फैक्ट्री। और फैक्ट्री के खर्चे कहाँ पे जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री के खर्चे कहाँ पे जाते हैं? ट्रेडिंग में। तो याद रखना परचेस कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में। तो टू डेबिट में क्यों सर? तो रूल है वो बोल दूंगा, टेंशन मत ले। डेबिट वाले आइटम जो है वो सारे डेबिट में आता है। एक रूल याद रख, सॉरी मैंने बोला नहीं है वो, हाँ बट याद रख ये जो डेबिट वाले जितने भी सारे हैं वो कहाँ पे जाएंगे? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, या फिर बैलेंस शीट में। तो ये रूल है कि ट्रेडिंग वाले डेबिट वाले जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या बैलेंस शीट एसेट साइड, बिकॉज ऑफ एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो वो एसेट में। क्रेडिट वाले जो है कहाँ पे जाएंगे सर? तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, या फिर लायबिलिटी में। तीनों में से एक जगह, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग एक ही होता है। तो ये रूल याद रख, जितने भी डेबिट है वो ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या फिर एसेट। जितने भी क्रेडिट है वो ट्रेडिंग क्रेडिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट या फिर लायबिलिटी। डन। तो परचेस याद रहेगा। हाँ बट याद रख, अभी परचेस जब भी लिखेगा, मैंने टिक आउट नहीं किया है बट याद रख, परचेस जब भी लिखेगा तो तेरे को याद रखना है कुछ रिटर्न है या नहीं, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न है या नहीं। मान ले छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो जब छोटा बच्चा था, राइट, तो छोटा बच्चा था तो घर पे क्या होता था मालूम है? ये एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है, याद दे दे बस। एक रूल है, मैं रूल समझा के बोल दूंगा छोड़ दूंगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। एग्जांपल के साथ समझेंगे तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है पता है क्या? आप जब छोटे बच्चे थे, मैं मेरी बात करता हूँ, आप तो अभी भी छोटे हो, मैं छोटा बच्चा था तभी क्या होता था, घर पे मेहमान आते थे। और घर पे मेहमान आते थे तो आप भी खुश होते थे जब छोटे थे। मैं भी छोटा था तब बहुत खुश होता था। ठीक है। तो जब मेहमान आया कि क्यों खुश होता था मालूम है? क्योंकि पैर पड़ेंगे तो वो पैसा देंगे चॉकलेट के लिए, तो मैं खुश हो जाता था। तो अभी क्या हो गया, वैसे ही एक दिन मेरे घर पे मेहमान आ गया, मैंने मेहमान के पैर पड़े, बट मेहमान भाई बहुत होशियार है। मेरे को बोलते हैं ABCD बोल के दिखा, 1 2 3 बोल के दिखा, एक पोएम बोल के दिखा, फिर चॉकलेट देंगे। तो मैं अपना बोल के दिखाया और फिर पैर छुए और फिर उन्होंने मेरे को पैसे दिए और बे ले, ले बेटा चॉकलेट खा ले। ठीक है। अभी याद रखो, मेहमान आए थे घर पे, मैंने पोएम सुनाई, छूटा था मैं, पोएम सुनाई, ABCD भी सुनाई और फिर पैर पड़े और फिर उन्होंने मेरे को क्या दिया? चॉकलेट खाने के लिए पैसा दिया, 100 रुपये ले ले और चॉकलेट खा। मेरे को डेयरी मिल्क बहुत पसंद है। जैसे ही वो गए, मैं भागते भागते शॉप में गया और शॉप में जाके मैंने क्या लाया? डेयरी मिल्क लाया, 10 10 रुपये की 10 डेयरी मिल्क लेके आ गया। डेयरी मिल्क, अभी हाथ छोटा था मेरा, मैं छोटा बच्चा था, मेरे हाथ इतने बड़े नहीं थे, तो मैंने क्या किया, तो वो हाथ में बैठे नहीं मेरे डेयरी मिल्क, इसलिए मैंने दोनों हाथ में पकड़ा और मैं आके आके अपने घर के सामने आके खड़ा रह गया, मम्मी पापा सामने ही था। जैसे ही मेरे हाथ में 10 कैडबरी देखी उन्होंने, कितने परचेस करके लाया था मैंने? 10। तो वैसे ही देखने के बाद पापा चिल्लाए, पापा बोले इतनी चॉकलेट नहीं खाते बेटा, दांत खराब हो जाएंगे, एक काम कर, इसमें से 6 चॉकलेट फिर से दे दे। तो मैंने परचेस कितने किए थे? 10। पापा बोले 6 चॉकलेट क्या कर दे? रिटर्न कर दे। तो अभी पापा का सुनना तो पड़ेगा। तो मैं गया फिर से चॉकलेट रिटर्न करने और 6 चॉकलेट उसको फिर से रिटर्न कर दिए जिस शॉप से लाए थे वहाँ पे। तो आपको भी बताया अभी मैंने कितने चॉकलेट परचेस किए होंगे? सर इजी क्वेश्चन है, 4। 10 में से जो रिटर्न किया वो माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 4। तो वैसे ही यहाँ पे एक रूल याद रखो कि जब भी परचेस आएगा तो पप्पा को याद करना, क्योंकि पप्पा रिटर्न करने बोलते हैं ना कुछ भी परचेस करने के बाद। तो परचेस करने के बाद कुछ रिटर्न है नहीं ये चेक करना, अगर होगा तो वो परचेस में से क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है। वैसे ही सेल का होता है। तो अभी यहाँ पे परचेस है और परचेस रिटर्न है क्या? हाँ देखो यहाँ पे परचेस रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है। तो परचेस में से परचेस रिटर्न क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो परचेस 22,500 है, देखो इन अंदर लिखना है, हाँ 22,500 इनर में,
एंड उसमें से माइनस परचेस रिटर्न, माइनस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न को और एक वर्ड है वो लिख के दे दूंगा, टेंशन मत लो। परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। तो ये 22,000 आउटर कॉलम आ जाए। कैसे लिख रहा हूँ वो समझो, क्या कर रहा हूँ वो नहीं समझा आज तो भी चलेगा, बट मैं कैसे फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, कहाँ पे टू माइनस कैसे लिख रहा हूँ, वो सब चीज़ें याद रखो। उतना भी याद रखोगे तो भी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा आपने, ठीक है। उसके बाद परचेस के बाद क्या बोला है इन्होंने, वेजेस। अभी वेजेस का मीनिंग पता होना चाहिए भाई तेरे को। वेजेस मतलब क्या होता है, तो वेजेस जो होते हैं वो लेबर को दिए जाते हैं, ठीक है। और लेबर कहाँ पे ज़्यादा होते हैं ये तेरे को पता होना चाहिए। लेबर मतलब हमाल कामगार जो होते हैं ना, हमाली कामगार, वो तो उनको जो दिया जाता है उनको क्या दिया जाता है, वेजेस। तो ये ज़्यादा कहाँ पे होते हैं ये आपको समझना चाहिए। फैक्ट्री में होता है, ऑफिस शोरूम में होता है, या अपना खुद का ये, या फिर लायबिलिटी मतलब उसको किसको देना बाकी है। तो ये याद रखो कि जो वेजेस होते हैं, तो वेजेस का मीनिंग होता है कि लेबर को पैसा देना बाकी है। तो लेबर कहाँ पे ज़्यादा होता है, फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा होता है। तो फैक्ट्री के रिलेटेड का जो भी खर्चा आएगा वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो ट्रेडिंग में लिखना है टू वेजेस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टिकआउट है वेजेस को, हाँ सर टेकआउट है वेजेस को। तो जिसके ऊपर टिकआउट है उसको इनर कॉलम, मेरे को अमाउंट कितना है 800, तो 800 इनर कॉलम में लिखना है। और एक लाइन छोड़ दो, क्यों सर, क्योंकि एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो कैसे लिख रहा हूँ समझा, जिसके ऊपर टिकआउट है उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है और एक लाइन छोड़ देना है, एक एडजस्टमेंट दे दो, दो एडजस्टमेंट रहेगा तो कितना वो बाद में देखेंगे, बट बेसिक चीज़ें याद रखो, ठीक है। वेजेस के बाद क्या है अभी, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्ट का भाड़ा, भाड़े से आप जब ये करते हो, टेम्पो करते हो, ये सब, बट इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब क्या पता है, कैरेज इनवर्ड मतलब, तो आप जब मार्केट से फैक्ट्री तक जितना भी खर्चा आता है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसको कैरेज इनवर्ड बोला जाता है। तो जब आपको कुछ प्रोडक्शन करना है, आपको ये मार्कर, ये जो भी सॉरी वाइटनर है, वाइटनर का जो भी आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा। पहले मार्केट जाओगे, रॉ मटेरियल लोगे और वो फिर फैक्ट्री में लाके इसका प्रोडक्शन करोगे। तो मार्केट से लेके फैक्ट्री तक का जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, कैरेज इनवर्ड बोला जाएगा, फैक्ट्री के अंदर का इनवर्ड। तो फैक्ट्री के रिलेटेड ही खर्चे है कैरेज इनवर्ड, तो वो कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री के रिलेटेड का कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग में। तो टू कैरेज इनवर्ड, ठीक है। इसके ऊपर कुछ टिकआउट है क्या, नहीं है सर। अमाउंट कितना है 1,000, तो कहाँ पे लिखोगे, टिकआउट नहीं है तो आउटर कॉलम, टिकआउट रहेगा तो इनर कॉलम। परचेस और ये छोड़ के, कैपिटल छोड़ के। अभी कैरेज इनवर्ड के बाद क्या बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। मीनिंग 11th में पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है तो भाई टेंशन मत ले। क्रेडिटर मतलब समझ ले क्या होता है। तो क्रेडिटर मतलब ऐसे बंदे या ऐसा पर्सन्स जिसको आपको पैसा देना बाकी है। क्यों सर, क्योंकि उसके पास से हमने क्रेडिट पे गुड्स एंड सर्विसेज लिए थे, ठीक है। तो आप एक बिज़नेस हो और आपके बिज़नेस में आप कुछ माल उठा रहे हो किसी के पास से और उसका पैसा देना बाकी है आपको, तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मीन्स क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी होती है। भाई रट मत, ये हमेशा आएगा, इसमें से बहुत सारी चीज़ें बार बार आने वाली है, तो अपने आप आपको पोस्टिंग आ जाएगा। बट क्रेडिटर मतलब पैसा देना बाकी है, तो देना बाकी है आपका। तो आपको क्या है, किसी का लिया हुआ पैसा देना बाकी है, या किसी के पास से चीज़ ली हुई है तो उसका पैसा देना बाकी है, तो वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी क्या होगी, लायबिलिटी 27,600। ठीक है क्या, नहीं है सर, तो फिर लायबिलिटी में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, 4-5 लाइन छोड़ के सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में लिखोगे और उसके ऊपर टिकआउट नहीं है, और अमाउंट 27,600 आउटर कॉलम, डन, ठीक है, समझ जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद क्या लिखा है देख, बिल्स पेबल। नाम ही है बिल का अमाउंट, पेबल, पेबल मतलब पे करना बाकी है। तो बिल का अमाउंट पे करना बाकी है आपकी, तो ये भी आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। तो बिल्स पेबल मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, बिल का पैसा पे करना बाकी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मतलब क्या, लायबिलिटी।
एंड इसके ऊपर भी टिक आउट नहीं है, तो इसकी अमाउंट कहाँ पे आ जाएगी, आउटर कॉलम। डन। उसके बाद बोला है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब क्या होता है सर? तो कैश इन हैंड मतलब आपके हाथ में पैसा है, आपका पैसा है वही वो, राइट। लोगों का पैसा है तो फिर वो लायबिलिटी आपको देना है, जैसे बैंक लोन वगैरह। बट कैश इन हैंड आपके हाथ में पैसा है, आपके जेब में पैसा है, आपके बैंक में पैसा है, आपका पैसा अमेरिका में है, कहाँ पे भी है, आपका पैसा है। आपका पैसा आपकी क्या है, एसेट्स है। तो आपका पैसा आपकी प्रॉपर्टी आपकी एसेट्स होती है। लोगों का पैसा है आपके हाथ में, तो वो फिर आपको देना है, तो वो अपनी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो कैश इन हैंड कहाँ पे आएगा, एसेट्स में। तो कैश इन हैंड एसेट्स में लिख देना। और टिक आउट है क्या इसके ऊपर, नहीं सर। तो 2850 आउटर कॉलम। क्या कर रहा हूँ समझो, बस थोड़ा भी समझा ना तो बहुत हो जाएगा आज की इस वीडियो में। कैसे लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जिसके ऊपर टिक आउट है उसको इनर में लिखा है, जिसके ऊपर टिक आउट नहीं उसको आउटर में लिखा है, कॉलम कैसे ड्रॉ किए हैं, कुछ रूल्स बोले हैं वो याद रखो। बहुत हो गया आज के लेक्चर में, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, कैश इन हैंड के बाद इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस थोड़ा सा अलग है। इंश्योरेंस मतलब जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हो, राइट ना। आपकी बाइक है, आपका बाइक का आप इंश्योरेंस निकालते हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने सुना होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बिजनेस में भी इंश्योरेंस निकाला जाता है। हाँ, बट बिजनेस का इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो फैक्ट्री से ज़्यादा, कहाँ पे ज़्यादा इंश्योरेंस निकलते हैं, तो आपके शोरूम ऑफिस के रिलेटेड है। डन। तो ये ऑफिस के रिलेटेड खर्चा है, याद रखना ये ऑफिस के रिलेटेड है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफिस शोरूम इधर निकलता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, तो ऑफिस के रिलेटेड है, इसलिए ये खर्चा कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे अभी, तो ऊपर का जो 75 पूरा पेज है ना, उसका आपको 25% to 30% ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके ही नीचे आपको 5 या 6 लाइन छोड़ देता हूँ मैं, और यहाँ से कर देता हूँ स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर से डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, बस थोड़ा सा स्पेस छोड़ो। तो टू इंश्योरेंस, ठीक है। टेकआउट है क्या इसके ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, हाँ सर टेकआउट है। तो फिर वो अमाउंट कहाँ पे लिखोगे, 1200 इनर कॉलम, जिसके ऊपर टेकआउट उसको इनर कॉलम एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री डेप्टर्स। अभी सन्ड्री डेप्टर्स जो है वो क्रेडिटर के अपोजिट है। क्रेडिटर मतलब आपको पैसा देना बाकी था, डेप्टर्स मतलब आपको पैसा आना बाकी है। मतलब आपके बिजनेस में ऐसे कस्टमर है जो आपके पास से गुड्स एंड सर्विसेज लेके गए बट उसका पैसा ही दिया ही नहीं उन्होंने, तो आपका पैसा है ना, आपका पैसा आना बाकी है। तो आना बाकी है तो आपका पैसा आपकी क्या है, एसेट्स है, और देना बाकी है तो लायबिलिटी है। तो सन्ड्री डेप्टर्स क्या है, एसेट्स है, याद रखना। क्रेडिटर के अपोजिट है। अगर क्रेडिटर आपको याद है तो डेप्टर्स भी याद रहेगा, और डेप्टर्स हमेशा आता है, तो रटना नहीं है इसको। तो वो 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। तो 32,000 आउटर कॉलम, क्योंकि टिक आउट नहीं है सन्ड्री डेप्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो देखो ये बैंक ओवरड्राफ्ट 11th में पढ़ाया था आपको, अगर नहीं पढ़ाया था तो याद रखो। बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन। मतलब जब भी आपको पैसा लगता है अर्जेंट में, मतलब आपका बैलेंस है करंट अकाउंट वाले का, हाँ ये फैसिलिटी करंट अकाउंट वाले को मिलती है। और जब आपका बैंक में करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में आपके 10,000 रुपये, बट आपको लग रहे 12,000, तो बैंक आपको 12,000 रुपीज़ दे देगी, माइनस में आपका बैलेंस चला जाएगा 2,000 का। तो वो जो 2,000 आपको बैंक ने पैसे दिए हैं वो आपको जल्द से जल्द शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न करने पड़ते हैं, तो उसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन है, आपको वो बैंक को फिर से करना है। तो बैंक का पैसा था, बैंक को रिटर्न करना है, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, लायबिलिटी आ जाएगी। याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि बैंक का पैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए हमने लिया है, वो हमें देना है। तो ये 18,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्या है, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट कितना है, 900। तो कैरेज इनवर्ड के अपोजिट कैरेज आउटवर्ड होता है, राइट ना। तो आप बोलोगे कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा था, अभी ये क्रेडिट में लिखते हैं, नहीं। कैरेज आउटवर्ड मतलब ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा है, रेंट से हम टेम्पो वगैरह लेते हैं तो उसका ही खर्चा। बट आउटवर्ड मतलब फैक्ट्री से बाहर जाने का। तो
मार्केट से लेके फैक्ट्री तक आने तक का जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है उसको बोला जाता है कैरेज आउट इनवर्ड। हाँ, बट फैक्ट्री के बाहर आप जब वो गोडाउन तक करोगे, मतलब गुड्स लेके जाओगे, तो उसके लिए जो भी खर्चा आएगा ट्रांसपोर्ट का उसको बोला जाएगा कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड मैंने बोला है फैक्ट्री के बाहर का खर्चा है। फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग में आएगा, फैक्ट्री के बाहर का जो भी है वो कहाँ पे आएगा, P&L में। सर डेबिट में कैसे क्या लिख रहे हो आप, क्रेडिट में क्यों नहीं लिख रहे हो? तो अमाउंट देखो ना भाई, मैंने अभी बोला था डेबिट वाले अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट वाले अमाउंट क्रेडिट में, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड 900 रुपीज़ डेबिट में है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड 900। टिक आउट नहीं है तो टिक आउट नहीं है तो कहाँ पे लिखोगे, आउटर कॉलम में। और ऐसे जो अलग है उसको स्टार करो। रात को जैसे चांद आपने देखा है, चांद देखे, तारे देखे रात में, अभी वो रात में वो आसमान के तारे देख छोड़ना, मतलब देखना छोड़ दो, अभी बच्चे नहीं है तो बुक में के जो तारे है वो देखो, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड समझ में आ जाएगा। उसके बाद उस ये लैंड एंड बिल्डिंग मतलब आपकी जगह, मैंने अभी बोला था जो आपका है, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी जो आपकी है वो आपकी क्या है, एसेट्स होती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, और उसके ऊपर टिक आउट है। तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में लिखे है, टिक आउट है सर। तो लैंड एंड बिल्डिंग 42,500 टिक आउट है, तो कहाँ पे लिखोगे, इनर कॉलम। डन। और एक लाइन छोड़ना है, समझ जाएगा वो। उसके बाद अभी क्या करना, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या बोला है उन्होंने, फर्नीचर। अभी फर्नीचर क्या होता है सर, फर्नीचर मतलब आपके घर में फर्नीचर, आपका फर्नीचर, तो आपके बिजनेस में भी कुछ फर्नीचर होता है। तो फर्नीचर आपका क्या होता है, तो फर्नीचर आपका एसिड है, आपका फर्नीचर आपकी एसिड है। अभी फर्नीचर, नेक्स्ट फर्नीचर है। फर्नीचर मतलब आपके घर में जो फर्नीचर होता है वो आपका होता है। वैसे ही बिजनेस में भी क्या होता है पता है, क्या आपका फर्नीचर है तो वो बिजनेस में जो भी आपका फर्नीचर है वो आपका ही है ना, तो आपका है तो वो आपकी क्या है, एसेट्स है, और उसके ऊपर टिक आउट है। तो मैंने लिख लिया फर्नीचर 38,700 टिक आउट है, इसलिए इनर कॉलम, टिक आउट नहीं रहता तो आउटर कॉलम, ठीक है। फर्नीचर के बाद क्या बोला है उन्होंने, सेल्स। किसके अपोजिट वर्ड है ये, परचेस के अपोजिट सेल्स है। याद कैसे रखना है बोल रहा हूँ। परचेस मतलब क्या, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कहाँ पे खरीदते हैं, फैक्ट्री में। फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चा कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग। तो परचेस अगर ट्रेडिंग में, उसका अपोजिट वर्ड क्या है, सेल्स। तो परचेस डेबिट में है, सेल्स क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट में लिख दो बाय, क्रेडिट में बाय लगाते हैं भाई, तो बाय सेल्स। हाँ, बट सेल्स के ऊपर, जैसे मैंने परचेस का एग्जांपल दिया था मेहमान का, कि घर पे मेहमान आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, चॉकलेट देंगे, फिर वो रिटर्न करने बोलते हैं, मतलब परचेस रिटर्न। तो परचेस किया हुआ आपने रिटर्न किया था, तो परचेस में से क्या किया, माइनस। वैसे ही सेल्स अगर लिखोगे तो रुको थोड़ा सा, क्योंकि सेल्स रिटर्न है क्या नहीं देख लो। सर है सेल्स रिटर्न 400 रुपीज़, तो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा। तो दैट्स वाई सेल्स का अमाउंट 47,000 इनर में लिख रहा हो, क्योंकि सेल्स रिटर्न दिया है तो वो उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न को और एक वर्ड है, रिटर्न इनवर्ड, तो वो बाद में मैं आपको लिख के दे दूंगा, टेंशन मत लो। तो रिसीव सेल्स रिटर्न कितना दिया, 400 रुपीज़। तो 400 रुपीज़ आपको क्या करना है, माइनस करना है सेल्स में से, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 46,600 रुपीज़। ये ठीक से करो, आउटर की टोटल जो है वो ठीक से आनी चाहिए। इसको मार्क्स रहते हैं, हाफ मार्क्स इसको ही रहता है, अगर इसमें मिस्टेक हो जाएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलता। डन। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, आज पोस्टिंग ही देखेंगे कैसा करना है, बट ठीक से समझो। परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न के बाद क्या हो गया, रेंट। अभी ये मेन चीज़ है, क्या होता है देखो, रेंट बहुत जन को लगता है सर रेंट फैक्ट्री का भी है और ऑफिस का भी होता है ना। और आपने बोला जो फैक्ट्री का रेंट है, तो वो फैक्ट्री का कहाँ पे जाता है, सारा खर्चा ट्रेडिंग में जाता है सर। और जो ऑफिस के रिलेटेड जो खर्चा है, शोरूम के रिलेटेड खर्चा है, वो कहाँ पे जाता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो रेंट फैक्ट्री का भी होता है, ऑफिस का भी होता है, तो ये कहाँ पे जाएगा सर। बहुत जन नहीं बताते, कि आपको रटने बोल देते हैं रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देना है, ये उधर लिखना है, बट इसके लिए लॉजिक क्या है वो समझो। तो रेंट फैक्ट्री का भी होता है, ऑफिस का भी होता है। तो अभी ये कहाँ पे लिखने का, ट्रेडिंग में लिखना या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना। तो याद रखो, जिसका ज़्यादा वेटेज होता है उसको वहाँ पे लिखना है। मतलब
क्या सर? तो देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये बड़ा मतलब WWE देखते हो तो उसमें 7 फीट का एक बंदा है इंडिया का, ग्रेट खाली, मालूम है? ग्रेट खली, द ग्रेट खली का आपके साथ, आप छोटे हो ना, हाँ ठीक है, तो ये आपके साथ क्या हो गया, आपको बॉडी बड़ी नहीं है, उसको बॉडी है, तो इसको क्या कर दिया, इसका और आपका मैच लगा दिया WWE का। अभी आपको मैंने बोला एक क्वेश्चन कि कौन जीतेगा, अगर आपके दोस्त के साथ और इनका मैच लगा दिया WWE का तो कौन जीतेगा? तो आप क्या बोलते हैं, क्या इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो? ग्रेट खली जीतेगा, जीतेगा। हाँ बट ग्रेट खली क्यों जीतेगा, किसके ऊपर से बोला आपने ग्रेट खली जीतेगा करके? तो बॉडी उसकी ज़्यादा है, हाइट उसकी ज़्यादा है, तो ये इसको मतलापा मार देगा तो ये हार जाएगा, तो मतलब आपने वेटेज के ऊपर बोला कि ये जीतेगा। वैसे ही यहाँ पे होता है, जिसका ज़्यादा वेटेज है, मतलब रेंट कहाँ का ज़्यादा होता है, फैक्ट्री का या ऑफिस का, उसको वहाँ पे जा लिखना है। तो बहुत जन को भी कन्फ्यूजन, मेरे को भी फर्स्ट टाइम में कन्फ्यूजन था, बहुत जन को भी आज ऐसे लगता है कि इसका रेंट ज़्यादा होता है फैक्ट्री का। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, फैक्ट्री आउटसाइड में होती है, पतरे के शेड्स में होती है, और जहाँ पे रास्ता भी ठीक से नहीं होता वहाँ पे फैक्ट्री होती है। और वहाँ पे जाके देख लो आप रेंट क्या है, और आपके ऑफिस शोरूम जो सिटीज़ में होते हैं उसका रेंट देख लो, तो किसका रेंट ज़्यादा होता है? ऑफिस का ज़्यादा होता है। तो ये इसलिए ये रेंट हमेशा कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ, आपको सीधा बोल दिया फैक्ट्री रेंट, तो फिर लिख दो ना ट्रेडिंग में, और सीधा बोल दिया ऑफिस का, तो लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस ओनली रेंट आया तो किसका ज़्यादा होता है वो आपको देखना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो रेंट कहाँ का ज़्यादा होता है? ऑफिस एंड शोरूम्स के। तो रेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है। हाँ, उसके ऊपर टिक आउट है क्या सर? नहीं है। हाँ, बट वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। मैंने डेबिट में लिख दिया, बट अमाउंट देखो अभी कहाँ पे है, क्रेडिट में 1800। तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, क्योंकि एक रूल है, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। तो बाय रेंट मैं क्रेडिट में लिखूँगा 1800। बहुत जन गलती कर देंगे कि डेबिट में लिख देंगे, तो ये रूल अच्छा याद रखो, मैंने भी गलती की थी अभी। बाद में अमाउंट देखा क्रेडिट में तो क्रेडिट में चला गया, डेबिट में होता तो डेबिट में। ठीक है, नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स। क्या होता है बैड डेब्ट सर? बैड डेब्ट्स मतलब 11th में पढ़ा था, अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेप्टर्स। मतलब आपके कस्टमर ने आपको पैसा ही नहीं दिया, इन शॉर्ट में आपका फ़ायदा है नुकसान है? नुकसान है ना। तो कस्टमर कहाँ पे ज़्यादा होते हैं ये बता पहले अभी। तो कस्टमर ऑफिस शोरूम्स के अंदर जाते हो आप, तभी कस्टमर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। और जब कस्टमर पैसा डुबाने का चांसेस कहाँ पे होता है ज़्यादा? ऑफिस शोरूम्स में। तो बैड डेट्स जो है वो क्या है, आपका लॉस है, और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और कस्टमर कहाँ पे ज़्यादा है ये याद रखो, कस्टमर आपके ज़्यादा होते हैं ऑफिस शोरूम में। तो आ जाएगा ऑफिस शोरूम में, टिक आउट नहीं है तो 300 रुपीज़ आपके कहा जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, नेक्स्ट, RDD। क्या होता है सर RDD? तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब क्या, तो एक कस्टमर है आपका, उसका पैसा आएगा नहीं आएगा इसके डाउट में आप रहते हो, तो इसको एक्चुअल में लॉस ही माना जाता है RDD को। हाँ बट आपने बोला था कि एक पिंकी है वो मेरा पैसा नहीं देगी, हाँ उसने अचानक से पैसा दे दिया आपको, तो फ़ायदा भी होगा ना। तो RDD मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब कस्टमर के रिलेटेड ही है। कस्टमर कहाँ पे जाता होता है बेटा? ऑफिस में, शोरूम्स में, इस साइड में होता है, फैक्ट्री के से ज़्यादा इधर होते हैं। तो वो कहाँ पे आएगा? P&L में आएगा कन्फर्म है। बट डेबिट या क्रेडिट, तो अमाउंट एक उसकी RDD की कहाँ पे है, क्रेडिट में या डेबिट में? क्रेडिट में 350 रुपीज़, तो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। हाँ, RDD का और एक रूल सिखाते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, वो मत ध्यान में दे अभी बेटा, अभी बस इतना ध्यान दे कि कैसे लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट। अभी दो डिस्काउंट है, हाँ, डेबिट में भी है क्रेडिट में है, तो डेबिट का डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का क्रेडिट में जाएगा। हाँ बट डिस्काउंट किधर आएगा? फैक्ट्री में भी डिस्काउंट देते हैं, ऑफिस में भी डिस्काउंट देते हैं, बट ज़्यादा डिस्काउंट मतलब परसेंटेज की बात नहीं, ज़्यादा डिस्काउंट का बात कहाँ पे होता है? ऑफिस शोरूम में। हर एक कस्टमर डिस्काउंट डिस्काउंट है तो बोलता है ना। तो ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ पे मांगते हैं लोग? ऑफिस शोरूम में। तो डिस्काउंट ज़्यादा करके कहाँ पे बेटे जाएगा उसका? ऑफिस इंश्योरेंस में। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डिस्काउंट। हाँ, पर डेबिट की अमाउंट डेबिट में, टिक आउट नहीं है,
तो आउटर कॉलम और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में है। इसको डिस्काउंट वाला और डिस्काउंट रिसीव्ड भी बोला जाता है, बट अभी उन्होंने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट ही लिखेंगे, टेंशन मत लो, इसका मार्क्स नहीं कटेगा, मैं हूँ भाई। इसको बोला जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला है, और इसको बोला जाता है डिस्काउंट अलाउड, बट नहीं लिखा तो भी चल जाता है, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट के बाद आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सॉरी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको बोला है उन्होंने, तो ट्रैवलिंग का खर्चा कहाँ पर ज़्यादा होता है वो बोलो आप अभी। आपका जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग कहाँ पे होती है, तो आप बोलोगे फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा नहीं भाई, फैक्ट्री के अंदर एक बार रॉ मटेरियल आ गया तो फिर वो 15-15 16-16 दिन जब तक प्रोडक्शन नहीं होता रॉ मटेरियल नहीं मंगाते। तो ट्रैवलिंग का खर्चा जो है, यहाँ से वहाँ जाने का, वहाँ से ये करने का, डिलीवरी करने का, ये वो सारा खर्चा कहाँ पे ज़्यादा होता है, ऑफिस। तो ऑफिस में ज़्यादा ट्रैवलिंग खर्चे होते हैं, शोरूम में ज़्यादा ट्रैवलिंग रहते हैं, तो फिर वो कहा जाएगा सेलिंग के लिए ज़्यादा आपको क्या करना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो सारे वो खर्चे कहाँ पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टिक आउट है क्या? हाँ सर टिक आउट है इसके ऊपर 250 रुपीज़। तो टिक आउट है तो इनर कॉलम मेरे को और एक लाइन छोड़ दो, क्योंकि एडजस्टमेंट क्या है क्या नहीं हो बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट वाला पोस्टिंग एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे ज़्यादा की जाती है, फैक्ट्री के अंदर की जाती है या फिर शोरूम के अंदर की जाती है? सर आपको शोरूम के अंदर एडवर्टाइजमेंट की जाती है, तो फिर वो ऑफिस के रिलेटेड, शोरूम के रिलेटेड, सेलिंग के रिलेटेड जो भी खर्चा है तो वहाँ कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो 2 एडवर्टाइजमेंट लिख दिया, उस पर टिक आउट है क्या? नहीं है, तो 4150 आउटर कॉलम। तो ये पोस्टिंग इस तरीके से करते, इतना भी पोस्टिंग आपने कर दिया तो भी गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 5 या 6 मार्क्स, 5 मार्क्स तो पकड़ लो 12 में से आएगी आएगी, ठीक है। वो कैसे मार्किंग होता है, क्या होता है, वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम जब पास में आ जाएंगे बोल दूंगा, मार्किंग का सब कैसे कैसे मार्किंग है वो आपको शो भी कर दूंगा, उसका टेंशन लो मत, ठीक है। पोस्टिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करते हैं ये समझ लिया, ठीक है। उसके बाद जिसके ऊपर टिक आउट है उसको किधर लिखना है, इनर में। जिसके ऊपर टिक आउट नहीं है उसको कहाँ पे लिखना है, आउटर कॉलम में। जो आपका खुद का है प्रॉपर्टी पैसा, वो आपके एसेट, जो लोगों को देना है आपको, लोगों का लिया हुआ पैसा आपको रिटर्न करना है, तो उसको बोला जाता है लायबिलिटी। हाँ, आप जब भी कुछ यूज़ कंजम्पशंस करते हो किसी भी चीज़ का या कंसिड्रेशन करते हो, तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो उसका क्या होता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंसेस में जाता है। और फैक्ट ऑफिस के रिलेटेड, शोरूम के रिलेटेड, सेलिंग के रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे P&L में। फैक्ट्री के रिलेटेड कहाँ पे जाते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट में, कैपिटल हमेशा लायबिलिटी में। उसके बाद कुछ चीज़ें याद रखो कि जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दो दिख रहे हैं यहाँ पे। तो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट मतलब डेबिट मतलब कहाँ पे होगा पोस्टिंग, तो ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर एसेट्स, बिकॉज ऑफ एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। और जो क्रेडिट वाले हैं ना, क्रेडिट वाले सारे वो कहाँ पे जाएंगे, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, वहाँ पे नहीं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, वहाँ पे नहीं तो फिर लायबिलिटी में, ठीक है। तो ये पोस्टिंग कैसे करना है वो अच्छे से समझ ले, स्क्रीनशॉट ले ले, प्रैक्टिस कर। एक प्रॉब्लम में नहीं आएगा तेरे को भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आएगा। तो पोस्टिंग समझ ले, एडजस्टमेंट नेक्स्ट इसमें बता दूंगा, बट पोस्टिंग कैसे करना है समझ ले। कुछ डाउट रहेगा तो मेरा नंबर है, वहाँ पे तू क्या कर, मेरे को टेक्स्ट कर, पूछ, टेंशन ले मत, बट प्रैक्टिस कर, देख सुन बार बार तो समझेगा, ओके। तो आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट इसमें एडजस्टमेंट देखेंगे।